वेलकम टू इग्नोवाला। यह असाइनमेंट इग्नोवाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशन, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक इंक्लूडिंग मैनी सॉल्व सैंपल पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू courses. So let's start studying assignment for subject code BH1C131 भारत का इतिहास। यह सत्रीय कार्य है और इसके सभी प्रश्नों का वर्णन करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न 1 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्य के स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको पता है साहित्य के स्रोत क्या क्या होते हैं। वैदिक, बौद्ध, जैन, महाकाव्य, पुराण, संगम, प्राचीन जीवनियां, कविता और नाटक शामिल किए जा सकते हैं। इसमें वैदिक साहित्य जो है वो भारत का नहीं संसार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। अब आते हैं वेद। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद और अथर्ववेद का महत्व अधिक। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जो वैदिक मंत्रों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इतना नहीं, तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का उल्लेख करते हैं। उपरोक्त साहित्य के पश्चात हमारे सूत्र आते हैं। सूत्रों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र में विभक्त है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है महाकाव्य। जैसे हमको सबको पता है कि महाकाव्य 2 होते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। महाकाव्य के अतिरिक्त पुराण व स्मृतियां भी वैदिक साहित्य के अंग है। जैसा कि आपको पता है पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। अब इसमें विभिन्न ऋषियों के नाम से प्राचीन स्मृतियां भी ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देती है। अब इसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का भी ऐतिहासिक महत्व है। बौद्धों के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के नाम से सिद्धांत जो प्रसिद्ध है उसमें 5 निकायों पर आधारित है। कितने निकायों पर आधारित है? 5 निकाय। दूसरे अभिधर्म में पिटक में वैदांतिक सिद्धांतों की चर्चा की है। तीसरा पिटक विनय पिटक बौद्ध मठों में संगठन व अनुशासन का वर्णन करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, प्रारंभिक प्रायद्वीपीय भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है तमिल समाज का रूप आदिवासी था। उस समाज में गढ़ चिन्ह, पूजा, नातेदारी, संगठन आदि सब किए जाते थे, लेकिन पुराने रीति रिवाज विद्यमान थे। उस समय क्या हो गया था, निम्न और उच्च के बीच में अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया। तमिल समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सामंत, कृषक, बस्तियों में रहने वाले। उस समय दक्कन में सनातन, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के अनुयायी थे। सातवाहनों में वैदिक धर्म के संरक्षण दिया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में फैला। उनको व्यवसाय के अनुसार संबोधित करने की प्रथा थी। हलवाए, गोलिक, गड़रिया, वर्धनी, बढ़ई, कोलिक, बुनकर आदि विभिन्न व्यवसाय स्तर थे। जाति अनुशासन बहुत ही लचीला था। इस कारण विदेशी तत्वों के साथ सम्मिश्रण था। तो अब प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। लौह प्रौद्योगिकी व सिंचाई क्षेत्र में प्रगति के कारण प्रमुख नदी घाटियों में उल्लेखनीय प्रगति व भारत के विभिन्न भागों पर इसका प्रभाव। मौर्य समाज के विस्तार, मौर्य राज्य के विस्तार के कारण उत्तर भारत में संपर्क बना, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। फिर तीसरा है पहली सदी बीसी में रोमन साम्राज्य के भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन आया। चौथा क्या है, दस्तकारी विशेषज्ञता बढ़ाने के स्थानीय व दूरस्थ व्यापार के लिए उच्च वर्ग की आवश्यकता बढ़ी। वस्तु विनिमय स्थानीय संदर्भ में लेन देन का सामान्य तरीका था, जैसे धान का विनिमय दूध दही से, ऐसे अलग अलग चीजों से एक दूसरे के साथ विनिमय होता था। प्रारंभिक व्यापार और शहरी विकास कार्यों में तहिलमन में सामाजिक जीवन में आधारभूत परिवर्तन उत्पन्न नहीं किए। दक्कन भिन्न थे। स्थानीय व्यापारी वर्ग की भागीदारी दूरस्थ व्यापार के लिए भी आवश्यक थी, अतः इस व्यापार के लाभ समाज के निम्न स्तर में भी आए। कारीगरों, शिल्पियों और व्यापारियों की संपत्ति बौद्ध मठों में उनके दान में झलकती थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित। मौर्य शासन में चाणक्य, चंद्रगुप्त और धनानंद का महत्व है। तो सबसे पहले शुरुआत सिकंदर से हुई। सिकंदर के उत्तरी पश्चिमी पर आक्रमण का तत्कालिक प्रभाव ये हुआ
कि उसने पंजाब सिंध के विदेशी शासन का अंत करने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 305 और 4 में काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ता हुआ सिंधु नदी पार करने के बाद चंद्रगुप्त की सेना से का मुकाबला हुआ। अंत में दोनों के बीच में संधि हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। वैवाहिक संबंध से मौर्य और सेल्यूकस वंश के राजाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का सूत्रपात हुआ। मैत्री संबंध दोनों के उत्तराधिकारियों के बीच में बने रहे। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेनानायक, महान विजेता ही नहीं वरन एक योग्य शासक भी था। चंद्रगुप्त ने ऐसी शासन व्यवस्था की जिससे परवर्ती भारतीय शासकों ने अपनाया। चंद्रगुप्त के शासन का प्रबंध का उद्देश्य लोकहित था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। एक जैन गाथा के अनुसार उसकी मां दुर्धरा, जिसका पेट चीरकर इस बालक को निकाला गया था, उस समय बालक के माथे पर विष का एक बिंदु था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार ब्राह्मण ग्रंथ का अनुयायी था, लेकिन उसके दरबार में आजीविकों का भी सम्मान होता था। 25 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि उसने 27 से 28 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 274 ईस्वी पूर्व में। उसे अमित्र केडीज या अमित्र घात की उपाधि दी गई। बिंदुसार यूनान, मिस्र, सीरिया आदि देशों में मैत्री संबंध बनाए। अतः 259 और 68 में ईसा पूर्व के आसपास अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हीलर और पिक महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संरचना और बनावट में समानता थी। प्रत्येक नगर को 2 भाटों में बटा होता था। पहला दुर्ग भाग तथा दूसरा निचला भाग होता था। दुर्ग भाग में शासन और राजघराने के लोग रहते थे तथा निचले भाग में जन सामान्य। नगर योजना ऐसी थी जहां शासक वर्ग को मूल निवासियों से अलग रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के शहर नदियों के किनारे, रेगिस्तान किनारे तथा समुद्र तटीय किनारों पर स्थित थे, जिसमें से उन लोगों के अनेक प्रकार से प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कलिबंगन की नगर योजना में कुछ समानताएं थी। ये शहर 2 भागों में विभाजित थे। इसके पश्चिम भाग में किला तथा पूर्वी भाग में पूरा शहर होता था। बड़े दुर्ग, बड़े भवन होते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर बहुत प्रसिद्ध है। ईंटों से निर्मित इस कुंड की लंबाई 12 मीटर और 7 मीटर की चौड़ाई और गहराई 3 मीटर है। इसके दोनों ओर सीढ़ियां लगी हुई हैं। इसके लिए पानी एक बड़े कुएं से आता था। हड़प्पा के प्रसिद्ध इमारतों में विशाल अन्न भंडार है। कालीबंगन नगर की विशेषता यह है कि अग्निकुंडों पर पाया जाता है। सामान्य नागरिक निचले शहर के भवन समूह में रहते थे। मकान के सामान्य नक्शे में एक चौरस आंगन तथा चारों तरफ से कमरे होते थे। दोनों के लिए कोठरी वाले मकान होते थे। संकीर्ण गलियों द्वारा घर में प्रवेश होता था। अधिक बड़े मकानों में कुएं, शौचालय, स्नानघर आदि संपन्न वर्ग के लोगों के लिए घर में विशिष्ट तरणताल भी होता था। निचले शहर में काफी मकानों की कर्मशालाएं भी पाई गई, जैसे कुम्हार के भट्टे, धातु का काम करने वाले रंगराजों के लिए हौजे। इस सभ्यता की बस्तियों में पाए गए मृत भांडों का विशेष महत्व है। इन मृत भांडों में बलूचिस्तान की मृदा शिल्प और सिंधु नदी के पूर्व संस्कृतियों का मेल दिखाई पड़ता है। हड़प्पा के मृत भांड बिल्कुल सादे हैं, किंतु काफी बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की गई है। कलाकृतियों से पता चलता है कि समाज का प्रकृति और ईश्वर के प्रति क्या नया विचार था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति का नमूना कांसे की एक नग्न मूर्ति है। यह मूर्ति नृत्य की मुद्रा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न। 6ठी शताब्दी बीसी में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में परंपरा विरोधी 2 प्रमुख पंथ कारक आए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। जीवन के कई क्षेत्रों में यह परिवर्तन का युग था।
परिवर्तनशील राजनैतिक भौतिक परिवेश के कारण समाज में उत्पन्न होने वाली बौद्धिक तथा सामाजिक धार्मिक हलचल थी, जिसके फलस्वरूप कई चिंतन संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म व जैन धर्म के स्वतंत्र धर्मों का मध्य अपना आसन जमा लिया। भारत के इतिहास की 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का महत्व अलग ही है। ऐसा काल इतिहास में बहुत कम आता है। भारत में यह काल नए धर्मों, संप्रदायों, आविर्भाव का काल है। ब्राह्मणीय या वैदिक धर्म में रूढ़िवादिता और जटिलता का समावेश हो जाने से विचारों के विरोध बढ़ने लगा था और इसी से मानव मात्र के लिए खुल गए। बुद्ध और महावीर ने दुखों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। दोनों धर्मों में काफी समानता है, फिर भी मूल सिद्धांतों में भिन्नता है। ऋग वैदिक काल का धर्म अत्यंत सरल और सादा था, परंतु वैदिक काल तथा उसके पश्चात धर्म बहुत कठिन और जटिल सा हो गया था। उसमें सभ्यता और सादगी के स्थान पर आडंबर पूर्ण कर्म कांडों का समावेश हो गया था, जिसमें लोग बहुत असंतुष्ट हो गए थे तथा धार्मिक अशांति की परिस्थितियों का स्वाभाविक था। यहाँ जैन व बौद्ध मत की भांति नए नए आंदोलन होते रहे, नए धार्मिक विचारों का उद्भव हुआ। इस युग ब्राह्मण की सर्वोच्चता ने असंतोष उत्पन्न किया और इसी ने नवीन धार्मिक विचारों को उदय की सामाजिक सहयोग प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं सत्रीय कार्य तृतीय की तरफ। निम्नलिखित लघु श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इस श्रेणी में प्रथम पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भोपाल दक्षिण पूर्व रायसेना जिले में। दूसरा है विंध्य पहाड़ियों में बलुआ पत्थर की संरचना में 700 से अधिक गुफाओं, शैल गुफाओं का परिसर, जहां पुरापाषाण से मध्य पाषाण की लंबी कालानुक्रम वाली संस्कृति के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में। यहाँ भी उच्च और निम्न 2 टीलों के शहर बसा हुआ है। उच्च क्षेत्र में महानगर की उत्कृष्टता की संरचनाएं हड़प्पा के लोक विज्ञान कौशल को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती को धान्य कटक के रूप में भी जाना जाता है, जो बाद में सातवाहन की राजधानी बनी। अमरावती एक प्रमुख बौद्ध प्रतिष्ठान है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची प्रमुख भारतीय बौद्ध मठ परिसरों में से एक है। अशोक ने यहाँ पर स्तंभ तथा स्तूप का निर्माण किया था, सबसे बड़ा, और इसे महान स्तूप भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण और मानव बस्तियां। मानव बस्तियों के विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण। किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे तथा उसके उपजाऊ क्षेत्र में, उदाहरण के स्वरूप हड़प्पा, मेसोपोटामिया, सुमेरियन जैसी सभ्यताएं दिखती हैं। वर्तमान में हालांकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती, फिर भी सभ्यता में फलीभूति है। इसी प्रकार अत्यधिक उपजाऊ जमीन, पर्याप्त वर्षा, लोहे की लकड़ी, अच्छी नदियों के स्रोतों द्वारा सुविधाएं इत्यादि मगध साम्राज्य को सफल बनाया। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। चित्रित भूसर मृदभांड संस्कृत बर्तन चाक पर बनाए गए हैं। मिट्टी चिकनी है तथा आधार काफी पतला है। इसका पृष्ठ भाग चिकना तथा रंग धूसर है। लगभग 42 प्रकार के रेखांकित प्राप्त हुए, जिसमें से प्याले व तस्तरियां आम है। इसके अंदर और बाहरी तनों पर गहरे चॉकलेटी काले रंग को पाए गए। इन पर काले रंग की चित्रकारी है। भवनों के अवशेष, अन्य वस्तुएं तथा पशु एवं फसल के अवशेष, व्यापार एवं प्रथाएं एवं कड़ियां। 9वां प्रश्न, पूर्व वैदिक कालिक राजनीतिक व्यवस्था। कालीबाई राज्य की व्यवस्था पूर्णतः समानतावादी नहीं थी। युद्ध में योद्धा समूह की सहायता के लिए कबीले के विशाल स्तर पर यज्ञ या बलि का आयोजन करते थे तथा मुखिया से प्राप्त उपहार का बड़ा हिस्सा मिलने था। इस तरह से अन्य सदस्यों की तुलना में उनको विशेष स्थान मिलता था। युद्ध होने के कारण राजा का पद भी विशेष महत्व रखता था। उच्च तथा छोटी सी परंपराओं में विभाजित था। 10वें सर्ग में उत्तर में वर्णन है कि वैदिक काल के ग्रंथों में उन उच्च समूहों का वर्णन मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। 10वां प्रश्न है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश की जनजाति की कालीबाई समुदाय से है, जिसकी शक्ति 1ली सदी से बीसी में दक्कन और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ी है। सातवाहन साम्राज्य छोटे प्रांतों में विभाजित था, जो आहार कहलाते थे। हालांकि राजवंश के केंद्र में राजतंत्र का मजबूत तत्व निहित। इस असाइनमेंट और ऐसे और असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट इग्नू वाला। आप नीरज पब्लिकेशन
चैप्टर वाइज सॉल्व सैम्पल पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए प्लीज विजिट www.neerajbook.com today. For more update and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below with assignment do you want. Thank you for watching.